वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक्स बाय अंजू एंड दिस। आज हम करने वाले हैं रेस्पायरेशन इन ह्यूमंस, ये पार्ट का रिवीजन। एंड देन देख सकते हैं आप, आज हम लेकर आए हैं कि रेस्पायरेशन इन ह्यूमंस में रेस्पायरेशन कैसे होता है, यानी कि ह्यूमंस में श्वसन की क्रियाएं कैसे की जाती हैं। तो इसका हम सबसे पहले करेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंड देन इसके आगे हम पढ़ेंगे। मानव शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से होता है। यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं उनकी जो बॉडी होती है उसमें एनर्जी प्राप्त करने के लिए जो भोजन होता है उसका विघटन, यानी उसको उस भोजन का जो होता है तोड़ फोड़, यानी कि 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कैसे किया जाता है या वो कैसे टूटता है, उसको विघटन बोलते हैं। तो ऑक्सीजन की सहायता से ही होता है। विदाउट ऑक्सीजन के हम कोई भी किसी भी तरीके का बॉडी में विघटन नहीं हो सकता है। मतलब कि जो भोजन है हमारा वो किस तरीके से अपनी फॉर्म में टूट जाता है, वो भी ऑक्सीजन की ही हेल्प से। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पायरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। देन मानवों यानी ह्यूमंस में यह प्रक्रिया जो होती है वो फेफड़ों के माध्यम से होती है। इसीलिए इसे बाह्य श्वसन प्लस आंतरिक श्वसन 2 भागों में समझा जाता है। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम के मानव श्वसन तंत्र के भाग, यानी कि जो मानव का श्वसन तंत्र होता है, जैसे कि ये है, देखिए मैंने बना रखा है रेस्पायरेटरी सिस्टम। तो इसमें इसके कितने भाग होते हैं, इसके होते हैं नॉस्ट्रिल्स यानी कि नासा छिद्र। हवा शरीर में पहली बार यहीं से प्रवेश करती है, मतलब जो हमारे नॉस्ट्रिल्स होते हैं वहाँ से ही जो हवा होती है यानी कि एयर होती है या वायु हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। इसके अंदर नासिका वाल और म्यूकस धूल कणों को रोकते हैं। मतलब जो हमारी नाक जो होती है नोज, उसके अंदर जो भी हमारे नासा छिद्र यानी कि जो होल्स हैं, तो उनके अंदर जो नासिका यानी कि हेयर्स, जो छोटे छोटे से हेयर्स यानी टिनी हेयर्स या बाल जो पाए जाते हैं उनको नासिका बाल बोला जाता है। एंड देन हमारे नाक के अंदर कोई भी धूल के पार्टिकल्स या कुछ भी जो ना जाए, इसलिए ये नाक के वाल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एंड देन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नासिका गुहा, नासल कैविटी। तो जो नासल कैविटी होती है वो क्या होती है कि हवा को गर्म, नम और शुद्ध बनाती है। हमारे जो नाक के अंदर एक कैविटी पाई जाती है वो हवा को कैसा बना देती है, नरम बना देती है, शुद्ध बना देती है। ठीक है। देन यहाँ की लसलसी झिल्ली यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन हवा को कैसा कर देती है, नम कर देती है। ठीक है, कैसा कर देती है वो, नम यानी कि मॉइस्चर कर देती है। तो देन ये देख सकते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम, ये इसकी ये देखिए नासल कैविटी है जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ी थी, नासिका गुहा भी बोलते हैं इसको। एंड देन ये है फेरिंग्स, ये है लैरिंग्स और ये ब्रेंकियोस हैं एंड एल्व्यूलाइज हैं। ये जो छोटे छोटे से होते हैं वो एल्व्यूलाइज हैं। एंड ये हमारा है डायाफ्राम। ये है हमारा ट्रैकिया जो इस तरीके से पाइप सा बना हुआ है। एंड देन लंग्स होते हैं ये जो 2 बने हैं ट्रायंगल शेप के। एंड ये हमारा ब्रोंकियाई है। ठीक है। तो इसी के लिए हम आगे देन पढ़ते हैं नासल कैविटी के बाद ग्रसनी, यानी कि ग्रसनी को फेरिंग्स भी बोलते हैं। नाक और मुंह दोनों से आने वाली हवा यानी एयर का कॉमन पैसेज होता है। कौन होता है वो, ग्रसनी होती है। ठीक है। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंठनली, लैरिंग्स एंड वॉइस बॉक्स। इसको लैरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स की बोलते हैं कंठनली को। यहाँ वोकल कॉर्ड्स होते हैं एंड यहाँ आवाज़ बनाने में मदद करता है। यानी कि जो वॉइस बॉक्स, इसीलिए इसको वॉइस बॉक्स बोला गया है कि ये क्या करता है, जो हम आवाज़ बोलते हैं, जो हमारे मुंह से हमारे गले से जो आवाज़ निकलती है वो कौन बनाता है, वो कौन हमारी आवाज़ बनाने में हेल्प करता है, वो है कंठनली। ठीक है, इसको लैरिंग्स भी बोलते हैं। देन हम आगे पढ़ते हैं श्वास नली, इसको ट्रैकिया बोलते हैं या और इसको वाइंड पाइप भी बोल देते हैं। तो लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है, उसको श्वास नली बोला जाता है और ट्रैकिया भी बोलते हैं इंग्लिश में। देन इसमें सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। सी शेप के इसमें कार्टिलेज जो रिंग्स होते हैं। देन अभी मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए
सी शेप के ये जो हैं देखिए, ये सारे क्या हैं, कार्टिलेज रिंग्स हैं जो इसे दबने से रोकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट 6 नंबर का क्या है, श्वसनी, इसको ब्रोंकियाई बोलते हैं। टाकिया यानी कि जो ट्रैकिया है हमारा, उसके ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि विभाजित होकर बाएं और दाएं फेफड़े तक जाता है। ये देख सकते हैं आप, जो ट्रैकिया है, ये मैंने बताया था आपको, ये जो ट्रैकिया आ रहा है ये यहाँ से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, ये ब्रोंकियाई बना लेता है फिर। ठीक है। और इसमें फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सूक्ष्म श्वसनी यानी कि ब्रोंकियोल्स, इनको ब्रैंक्वाइल्स बोलते हैं। और भी छोटी शाखाएं, मतलब जो ब्रोंकियाई होती है ना, उससे भी छोटी, यानी कि जो श्वसनी होती है उससे भी छोटी होती हैं सूक्ष्म श्वसनी, इसीलिए इनको सूक्ष्म श्वसनी बोला गया है। और भी छोटी शाखाएं यानी ब्रांचेस होती हैं जो एल्वोलाई तक हवा पहुंचाती हैं, इनका यही काम होता है। देन नेक्स्ट हमारा है वायु कोश, इसको एल्वियोलाई बोलते हैं। और फेफड़ों में मौजूद लाखों छोटे छोटे थैले, मतलब इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके। एंड असली गैसों का आदान प्रदान यानी कि O2 और CO2 यहीं से ही होता है। तो सरफेस एरिया कैसा होता है यहाँ का, बहुत बड़ा, लगभग 70 मीटर स्क्वायर का होता है। वायु कोश का जो एरिया होता है वो 70 मीटर स्क्वायर का होता है। ठीक है। देन ये देखिए आप, ये डायग्राम है, डायग्राम ऑफ एल्वियोलाई का, इसको वायुकोश भी बोला जाता है। और इसमें ये देखिए ब्रैंक्यूल्स, ये यहाँ पे ब्रैंक्यूल्स है, ये जो आ रहा है। देन पल्मोनरी वेन्यूल्स, ये क्या करती हैं, पल्मोनरी जो वेन्यूल्स होती हैं, ये देखिए रेड कलर की है, ये कहाँ से आ रही है, ये क्या करती है, इसका वर्क होता है कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना उसको कैरी करती है। ठीक है, पल्मोनरी वेन्यूल्स। एंड देन पल्मोनरी आर्टियोल्स जो होती हैं वो किसको कैरी करती हैं, ये ब्लू कलर की जो है वो पल्मोनरी आर्टियोल्स हैं, ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। एंड ये जो होती हैं ब्लू कलर वाली, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ये होते हैं पोर्स ऑफ कोन, ये छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। ये जो हमारे बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर है थैलेनुमा, ये एल्वुलाई हैं। एंड एल्वुलाई डक्ट हैं ये। और ये है पल्मोनरी कैपिलरीज सराउंडिंग द एल्वुलाइज, ये जो पल्मोनरी क्या हैं, कैपिलरीज हैं। ठीक है, तो ये है डायग्राम ऑफ एल्वुलाई, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। यह आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसी के पर्पज़ से ये नोट्स आपके लिए बनाए हैं। देन ये देखिएगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, श्वसन की प्रक्रिया। तो ये मैंने श्वसन की प्रक्रिया यहाँ पे पूरी इसका डायग्राम बना दिया है और मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये है इन्हेलेशन यानी कि श्वास लेना, मतलब श्वास कैसे लेते हैं, इन्हेलेशन बोला जाता है उसको, श्वास लेने को। और श्वास छोड़ने को क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। ठीक है, इन्हेलेशन का मतलब अंदर की ओर और एक्सहेलेशन का मतलब बाहर की ओर। तो इन्हेलेशन यानी क्या होता है, श्वास लेना। डायाफ्राम नीचे की ओर जाता है, इसमें क्या होता है, इन्हेलेशन जो प्रोसेस होती है उसमें ये डायाफ्राम जो बना हुआ है देख सकते हैं, ये नीचे की ओर जाता है। ठीक है, और ये हमारा ट्रैकिया है, ये हमारे जो हैं वो लंग्स होते हैं और यहाँ पे ये डायाफ्राम होता है। जब ये नीचे की ओर आता है तो हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। और जब ये क्या होता है, ऊपर की ओर डायाफ्राम जाता है तो इसका मतलब है कि हम सांस को छोड़ रहे हैं बाहर की तरफ। तो इसमें यही बताया गया है कि डायाफ्राम जो होता है वो नीचे की ओर जाता है, रिब्स जो होते हैं वो ऊपर और बाहर की ओर फैलते हैं। जैसे जैसे कि हमारे रिब्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर और बाहर की ओर जब वो फैलने लगते हैं तो क्या होता है कि जो डायाफ्राम होता है वो खुद से क्या होता है, वो नीचे की ओर जाने लगता है। एंड देन फेफड़ों में जगह बढ़ जाती है और हवा जो होती है वो अंदर की ओर आने लगती है। ये इसकी प्रोसेस होती है इन्हेलेशन की। ठीक है, देन
इनहेल्ड एयर में क्या होता है, इनहेल्ड जो एयर हम लेते हैं अंदर उसमें O2 ज़्यादा होती है, यानी कि 21% होती है, और इसमें CO2 जो होती है वो कम होती है, 0.04% होती है। ठीक है, तभी तो कि हम ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हैं ना, जब हम सांस ले रहे हैं तो बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या नीड होती है ऑक्सीजन की सांस लेने के लिए, तो वही इसीलिए ना कि ऑक्सीजन ज़्यादा है उसके अंदर और CO2 कम है, जब हम अंदर ले रहे हैं तो ऑक्सीजन ही तो लेंगे। फिर क्या है, एक्सहेलेशन, श्वास छोड़ना, यानी कि श्वास को हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है इस प्रोसेस में कि डायाफ्राम जो होता है वो ऊपर की ओर लौटता है। इसमें देख सकते हैं ये ऊपर की ओर जा रहा है डायाफ्राम। रिब्स अंदर और नीचे की ओर आ जाते हैं और फेफड़े जो होते हैं वो सिकुड़ते हैं, हवा जो होती है वो बाहर की ओर चली जाती है। इसमें ये प्रोसेस होती है। तो ये क्या होता है कि ये सांस छोड़ने की प्रोसेस है। ये देखिए, ये है ब्रीथिंग आउट प्रोसेस, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं एक्सहेलेशन। एंड ये ब्रीथिंग इन है, ये सांस लेने की प्रोसेस है, इसको हम एक्सहेलेशन बोलते हैं। एंड देन इस एक्सहेल्ड एयर मतलब एक्सहेल्ड एयर कैसी होती है, तो उसमें क्या होता है CO2 जो होता है वो ज़्यादा होता है ना, हम बाहर की तरफ गंदी सांस छोड़ते हैं तो इसका मतलब जो होता है वो CO2 उसमें ज़्यादा होगी 4%, एंड जो O2 होगा यानी ऑक्सीजन होगी वो बहुत कम होती है। तो और इसमें क्या होता है, गैस एक्सचेंज कैसे होती हैं, यानी कि गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है इन एल्वुलाई, मतलब एल्वुलाई में कैसे हो रहा है। तो हवा से जो O2 होती है वो रक्त में चली जाती है और रक्त से जो CO2 होती है वो हवा में चली जाती है। ठीक है, तो देन इसी के आगे हम पढ़ते हैं कि ब्लड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। तो ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है, यानी कि उसका निर्माण करती है। ठीक है, यानी क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है, जिससे कि हमारे बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का में हेल्प हो पाए। तो CO2 प्लाज्मा में घुलकर क्या होता है बाहर फेफड़ों तक जाती है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन। यह जो होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो सेलुलर रेस्पायरेशन यानी कि जो कोशिकीय श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसकी इक्वेशन होती है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो होते हैं वो दोनों मिलते हैं तब क्या होता है कि CO2 और H2O और एनर्जी बनती है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें इससे प्राप्त होती हैं। देन क्या है टाइप्स, इसके कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा सेलुलर रेस्पायरेशन, इसके कितने टाइप होते हैं। तो इसके 2 टाइप का होता है। ठीक है, जो कोशिकीय श्वसन होता है वो 2 तरीके का होता है, यानी कि एरोबिक रेस्पायरेशन एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन जो होती है वो कैसी होती है, वो अब्सेंट होती है, वो वहाँ पे मौजूद नहीं होती है, और जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि इसमें 38 ATP होते हैं। ठीक है, देन ये देख सकते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन का इक्वेशन है C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। एंड C6O2 यानी कि 6O2, इसमें 6 अणु किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, तो ये ऑक्सीजन है। तो इन दोनों को जब प्रोसेस होती है तो क्या मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, 6 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमें CO2 के मिलते हैं एंड 6 मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं H2O के। ठीक है, एंड देन हमें वाटर एंड एनर्जी मिलती है। ठीक, तो फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पायरेशन। O2 क्या होती है, इसमें अनुपस्थित होती है। ठीक है, यानी कि जो एरोबिक होती है, एरोबिक रेस्पायरेशन होता है उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड एनारोबिक में क्या होता है कि ऑक्सीजन अब्सेंट होती है, इसके लिए इसका नाम एनारोबिक है। ठीक है, कम ऊर्जा, इसमें एनर्जी जो होती है बहुत कम होती है, और एरोबिक जो थी उसमें क्या थी, एनर्जी बहुत अच्छे लेवल पे थी। ठीक है, उसमें 38 ATP की ज़रूरत पड़ती है और इसमें बिल्कुल एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है,
एंड देन क्या है, यही कारण है कि दौड़ने पर मसल्स पेन होता है। इसी के लिए लैक्टिक एसिड पाया जाता है ना हमारी मांसपेशियों में। इसीलिए जब हम दौड़ लगाते हैं तो क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं वो, हमारी मसल्स जो होती हैं वो दर्द करती हैं। ठीक, देन ये है। और इसकी आगे हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं फॉर एग्ज़ाम के लिए। तो लंग्स आर स्पंजी, इलास्टिक एंड लाइट पिंक कलर के होते हैं। और राइट लंग्स कैसा होता है, उसमें 3 लोब्स होते हैं। लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। ये आपको की पॉइंट्स दे रखे हैं, ये आप अच्छे से इसको याद रखें, आपको एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायफ्राम इज मेन मसल्स फॉर ब्रीथिंग, मतलब जो डायफ्राम होता है वो सांस लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मसल्स होती है। एल्वुलाई क्या है, एक्चुअल प्लेस ऑफ गैस एक्सचेंज। ठीक है। एंड हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन जो होता है हमेशा ऑक्सीजन को कैरी करके रखता है। एंड स्मोकिंग रेड्यूस सरफेस एरिया ऑफ एल्वुलाई। ठीक है, जो स्मोकिंग होती है वो रिड्यूस कर देती है सरफेस एरिया को एल्वुलाई के। एंड देन CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय लंग्स ओनली, यानी कि CO2 जो होती है इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से फ्रॉम उसको रिमूव कर देती है लंग्स के द्वारा। ठीक है। एंड देन इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं इस वाले टॉपिक से। तो मानव श्वसन तंत्र के भागों का वर्णन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। एल्वुलाई में गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया बताइए या समझाइए। एंड देन श्वसन और श्वास में क्या अंतर है, ये भी। और मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड क्यों बनता है। तो इन सब के क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको जल्दी एक शॉर्ट वीडियो में या फिर एक लॉन्ग वीडियो में आपको बता दूंगी। देन वरना तो आप ये वाला ही लिख सकते हैं, इसमें बहुत कुछ है। एंड एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी अंतर बताया गया है। ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सी टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियोस।